जय शिवाला जी की। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपिका मंत्री मारुति ग्रुप ऑफ एजुकेशन रतनगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? जैसा कि ये वीडियो 11th कॉमर्स क्लास के स्टूडेंट्स जिसमें अपन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अपना चैप्टर नंबर चल रहा है 1.3 1.3 अर्थव्यवस्था या आर्थिक प्रणाली, इकोनॉमी और इकोनॉमिक सिस्टम, जिसके मैं 2 वीडियो पीछे बना चुकी हूँ। जिस वीडियो में अपन ने पहले वीडियो में तो अपन ने अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के बारे में जाना था। दूसरे वीडियो में अपन ने अर्थव्यवस्था के प्रकारों के बारे में, उत्पादन के साधनों और स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर, उत्पादन के साधनों के आधार पर तो 3 थे, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। विकास के स्तर के आधार पर 2 थे, विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था। जिसमें अपने चल रहा है उत्पादन के साधनों या स्वामित्व के आधार पर, जिसमें अपन पिछले वीडियो में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ चुके हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ देखा, परिभाषा देखी यानी डेफिनेशन देखी, विशेषताएं देखी, गुण या दोष देखे, अन्य कोई दोष देखे। आज अपना जो अगला टॉपिक है वो रहेगा अपना समाजवादी अर्थव्यवस्था, जो कि अपना दूसरा प्रकार है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्टिक इकोनॉमी। ये शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बता देती हूँ कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मैंने बताया था कि जिसमें निजी स्वामित्व होता है, निजी नियंत्रण रहता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। शॉर्ट रूप में बताया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकारी नियंत्रण और मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का हस्तक्षेप रहता है। वो कौन सी अर्थव्यवस्था कहलाती है? वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे अगर अपन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक बार देख लेते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पत्ति तथा वितरण के साधनों पर निजी स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है। फिर फर्ग्यूसन एवं क्रिप्स के शब्दों में पूंजीवाद वह प्रणाली है जिसमें निजी संपत्ति हो तथा आर्थिक नियंत्रण निजी रूप से लिए जाते हैं, मतलब जिसमें सारा ही काम प्राइवेटली रहता है, उसे ही बोलते हैं अपन पूंजीवादी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। जिसमें निजी नियंत्रण रहता है वो कौन सी अर्थव्यवस्था कहलाती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब उसका अपन ने उसकी विशेषताएं देख ली, उसके गुण दोष देख लिए, उसके अन्य दोष देख ले। अब अपन चलते अपनी समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था देखो, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अपने देखा था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो प्रणाली थी उसका जन्म हुआ था 18वीं शताब्दी के अंतर्गत इंग्लैंड में, बताया था। इंग्लैंड तथा यूरोप में औद्योगिक क्रांति के साथ हुआ था। और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है कि मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था क्यों उत्पन्न हुई, कईयों ने बताया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अनेक दोष होने के कारण समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक नवीन अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ जिसको बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कई ऐसे दोष हो गए, कई ऐसी कमियां हो गई जिसके कारण कौन सी अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ? जिसके कारण समाजवादी अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ। और संसार के जो अपना पूरा वर्ल्ड है उसके अनेक देशों में, जैसे बता सकते हो आप क्यूबा, चीन, वियतनाम, क्यूबा, चीन, वियतनाम, ऐसे कई देशों में अर्थव्यवस्था में समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। जो ऐसे कई देशों की अर्थव्यवस्था है वो कौन सी अर्थव्यवस्था कहलाती है? वो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। और फिर बताया कि इस अर्थव्यवस्था के द्वारा सरकार द्वारा सामाजिक कल्याण के मुख्य आर्थिक क्रियाओं का नियंत्रण तथा संचालन किया जाता है। इस अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा सामाजिक कल्याण के लिए मुख्य आर्थिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं संचालन किया जाता है। समाजवाद के जो विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने ढंग से इसको परिभाषित किया है। चलिए, इसका तो था थोड़ा बहुत परिचय। अब अपन इसकी परिभाषा के रूप में चलते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या होती है, अर्थ क्या होता है। पहले अपन अर्थ देखते हैं। अर्थ हो गया अपना मीनिंग, क्या होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, कैसे बोलते हैं? बता सकते हो, समाजवाद आर्थिक प्रणाली का वह रूप है जिसमें उत्पत्ति एवं वितरण के, बता सकते हो आप, समाजवाद, साथ में कॉपी पेन रखना, समाजवाद आर्थिक प्रणाली का
वह बोल रहे हैं कि समाजवाद आर्थिक प्रणाली का वह रूप है जिसमें उत्पत्ति एवं वितरण के उत्पत्ति एवं वितरण के प्रमुख साधनों पर सरकार का पूरा नियंत्रण होना चाहिए। कि समाजवाद आर्थिक प्रणाली का वह रूप है जिसमें उत्पत्ति एवं वितरण के प्रमुख साधनों पर सरकार, या लिख सकते हो सरकार, या समाज भी लिख सकते हो, सरकार या समस्त समाज लिख लेना। सरकार का मतलब हो गया आपके समस्त समाज ही हो गया। नियंत्रण समाज का बता सकते हो आप स्वामित्व है या नियंत्रण। कि समाजवादी आर्थिक प्रणाली का वह रूप है जिसमें उत्पत्ति एवं वितरण के प्रमुख साधनों पर सरकार या समस्त समाज का स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है। स्वामित्व या नियंत्रण होता है। वो कौन सी अर्थव्यवस्था कहलाती है? वो कहलाती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था? समाजवादी अर्थव्यवस्था। कि जो स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है वो कौन सी अर्थव्यवस्था? समाजवादी अर्थव्यवस्था। फिर लिख सकते हो सहकारिता के आधार पर तथा सहकारिता के आधार पर इन साधनों का प्रयोग तथा सहकारिता के आधार पर सहकारिता के आधार पर इन साधनों का प्रयोग इन साधनों का सहकारिता के आधार पर इन साधनों का प्रयोग आर्थिक सामाजिक लाभ के लिए किया जाता है। किसके लिए? आर्थिक सामाजिक लाभ के लिए। ये होती है आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था। कि समाजवाद आर्थिक प्रणाली का वह रूप है जिसमें उत्पत्ति एवं वितरण के प्रमुख साधनों पर सरकार यानी समस्त समाज का प्रमुख साधनों पर सरकार यानी समस्त समाज का स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है तथा सहकारिता के आधार पर इन साधनों का प्रयोग आर्थिक सामाजिक लाभ के लिए, आर्थिक नहीं बोल सकते आप, यहाँ पे अधिकतम सामाजिक लाभ लिख लो। अधिकतम सामाजिक लाभ के लिए किया जाता है वो अर्थव्यवस्था कहलाती है। कौन सी अर्थव्यवस्था? समाजवादी अर्थव्यवस्था। कि सहकारिता के आधार पर इन साधनों का प्रयोग अधिकतम सामाजिक लाभ के लिए किया जाता है वो अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था। जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अपन ने विशेषताएं, गुण, दोष ये सारा कुछ देखा था। उसमें कुछ 3 अन्य दोष भी बताए थे मैंने कि 3 अन्य दोष भी, कुछ वहां पे कमियां रह गई तो कुछ अन्य दोषों में भी उस कमियों को उन्होंने विस्तार से समझा दिया।
अब इन कमियों को दूर करने के लिए एक नई अर्थव्यवस्था उत्पन्न हुई थी। वो कौन सी अर्थव्यवस्था हुई थी? वो समाजवादी अर्थव्यवस्था हुई थी। तो ये तो थी इसकी डेफिनेशन कि समाजवाद आर्थिक प्रणाली का वह रूप है जिसमें उत्पत्ति एवं वितरण के प्रमुख साधनों पर सरकार समस्त समाज का स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है तथा सहकारिता के आधार पर इन साधनों का प्रयोग अधिकतम सामाजिक लाभ के लिए किया जाता है, वो कहलाती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब इसकी एक अर्थशास्त्री ने परिभाषा भी दी है, तो लिख लो परिभाषा, या लिख सकते हो डेफिनेशन, जिसे ये निम्न प्रोफेसर लेफ्टविच के शब्दों में प्रोफेसर लेफ्टविच के शब्दों में कि समाजवादी अर्थव्यवस्था है कि प्रोफेसर लेफ्टविच ने बताया है सरकार की भूमिका क्या होती है? केंद्रीय या फिर मुख्य होती है। समाजवाद में सरकार की भूमिका केंद्रीय या मुख्य होती है। वह उत्पादन के साधनों का क्या करती है? स्वामित्व करती है। उत्पादन के साधनों का क्या करती है? स्वामित्व करती है। और आर्थिक क्रियाओं का क्या करती है? निर्देशन करती है। उत्पादन के साधनों का स्वामित्व करती है और आर्थिक क्रियाओं का क्या करती है? निर्देशन करती है। कि वह उत्पादन के साधनों का स्वामित्व करती है और आर्थिक क्रियाओं का निर्देशन करती है। ये दी थी लेफ्टविच ने कि समाजवाद में सरकार की भूमिका केंद्रीय या मुख्य होती है। वह उत्पादन के साधनों का स्वामित्व करती है और आर्थिक क्रियाओं का क्या करती है? निर्देशन करती है। इनको नोट कर लेना। समाजवाद के बारे में जोड़ ने भी लिखा है कि समाजवाद एक ऐसी टोपी है जिसका स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति पहनने के कारण बिगड़ गया। अर्थात समाजवाद का स्वभाव क्या है? बहुपक्षीय है। समाजवाद में सरकारी हस्तक्षेप सर्वोपरि होता है। राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रभावी रूप से नियंत्रण करता और संचालन करता है। तो ये कुछ इसकी डेफिनेशन है। अब चलते हैं इनकी विशेषताओं पे। आपने लिख ली होगी इसकी डेफिनेशन। चलिए आपने इसकी ये देख ली, डेफिनेशन देख ली। अब चलते हैं इनकी विशेषताओं पे। इसका देखो दूसरा नाम और है, नियोजित समाजवाद तथा नियोजित अर्थव्यवस्था की समाजवाद तथा नियोजित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स। Characteristics of socialism.
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलिज्म और प्लान इकोनॉमी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलिज्म और प्लान इकोनॉमी। ठीक है, चलिए देखते हैं कि पूंजीवाद और समाजवाद तथा नियोजित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं होती है। एक विशुद्ध समाजवादी, एक जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी उसका दूसरा नाम था स्वतंत्र उद्यम वाली अर्थव्यवस्था, वैसे ही समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या नाम था उसका? स्वतंत्र उद्यम वाली अर्थव्यवस्था। और इसका क्या नाम है? नियोजित अर्थव्यवस्था। उसका तो था स्वतंत्र उद्यम वाली अर्थव्यवस्था और इसका है नियोजित अर्थव्यवस्था। कि एक विशुद्ध साम्यवादी अथवा समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी स्वतंत्र उद्यम वाली अर्थव्यवस्था की विशेषताओं से ठीक विपरीत है, क्योंकि उसमें तो निजी और इसमें क्या सरकारी है। तो स्वतंत्र उद्यम वाली अर्थव्यवस्था है उससे क्या है, इसकी समाजवादी अर्थव्यवस्था से इसकी क्या है, विशेषताएं विपरीत है। तो आप पूंजीवादी या स्वतंत्र उद्यम वाली, समाजवादी या नियोजित अर्थव्यवस्था भी बोल सकते हो। तो चलिए 1 नंबर पे चलते हैं। पहला तो आप उसमें जैसे अपन ने लिखा था निजी स्वामित्व, तो इसमें 1 नंबर लिख सकते हैं अपन सरकारी स्वामित्व, क्योंकि नियंत्रण किसका रहता है? सरकार का रहता है। कि समाजवादी अर्थव्यवस्था कि सरकारी स्वामित्व में समाजवादी अर्थव्यवस्था सभी प्रमुख उत्पत्ति के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। निजी संपत्ति के एवं उत्पादन के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण कर उन्हें सरकारी स्वामित्व में लिया जाता है। कि जो निजी संपत्ति का उसके उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण कर उसे सरकार के हस्तक्षेप में ले लिया जाता है, सरकार के स्वामित्व में ले लिया जाता है। साधनों का उपयोग अधिकतम लाभ की दृष्टि से योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है और प्रत्येक नागरिक सरकार के अधीन क्या करता है? कार्य करता है। तो ये 1 नंबर थी सरकारी स्वामित्व। 2 नंबर देखिए केंद्रीय नियोजन। कौन सी है? केंद्रीय नियोजन। पहली अपन ने देखी सरकारी स्वामित्व, दूसरी अपने केंद्रीय नियोजन। चलिए देखते हैं केंद्रीय नियोजन। केंद्रीय नियोजन में अपन देखेंगे कि समाजवाद में केंद्रीय नियोजन की प्रभावी व्यवस्था होती है। अर्थव्यवस्था का संचालन निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु केंद्रीय नियोजन द्वारा किया जाता है। उत्पादन एवं वितरण संबंधी जो सभी आर्थिक निर्णय है, सभी जो निर्णय वो भी केंद्रीय नियोजन ही लेता है। एक प्रोफेसर पिगू ने लिखा है कि उत्पादन के साधनों पर सरकारी स्वामित्व के साथ साथ केंद्रीय नियोजन समाजवाद की प्रमुख विशेषता होती है। कि उत्पादन के साधनों पर सरकारी नियोजन के साथ साथ जो केंद्रीय नियोजन होती है वो समाजवाद की क्या होती है? प्रमुख विशेषता होती है। उसमें जो खुद के निजी स्वामित्व का लाभ देखा जाता था, इसमें अपन देख लेंगे अधिकतम समाज कल्याण का उद्देश्य। तीसरी क्या रह जाएगी? अधिकतम समाज कल्याण का, साथ साथ में इनको नोट करते रहना। क्या है? अधिकतम समाज कल्याण का उद्देश्य। सरकारी स्वामित्व, केंद्रीय नियोजन, अधिकतम समाज कल्याण का उद्देश्य। कौन सी है? अधिकतम समाज कल्याण का उद्देश्य। अब अधिकतम समाज कल्याण के उद्देश्य में अपन देखते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का उद्देश्य जनता का अधिकतम समाज कल्याण करना होता है, क्योंकि उसमें पूरी पब्लिक रहती है, उसमें निजी स्वामित्व सिर्फ खुद का रहता है। तो अधिकतम जनता का अधिकतम सामाजिक कल्याण करना होता है। निजी लाभ को यहाँ महत्व नहीं दिया जाता। केंद्रीय संगठन अधिकतम सामाजिक लाभ को केंद्र बिंदु मानकर नीति निर्धारण करता है। किसको? अधिकतम केंद्रीय लाभ को केंद्र बिंदु को मानकर नीति निर्धारण करता है। तो ये तीसरी थी अधिकतम सामाजिक कल्याण का उद्देश्य। चौथी देखो शोषण का अभाव। किसका अभाव रहता है? शोषण का अभाव रहता है। क्यों रहता है?
क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्ति का शोषण नहीं होता, क्योंकि अर्थव्यवस्था का संचालन कौन करती है? सरकार करती है। अगर खुद करे तो व्यक्ति का शोषण भी होता है। संचालन स्वयं सरकार करती है और उसका उद्देश्य अधिकतम कल्याण करना होता है। यहाँ श्रमिकों का तथा उपभोक्ताओं का शोषण नहीं होता, क्योंकि यहाँ समानता का क्या होता है? भाव होता है। सरकार समानता का भाव करती है। वहां पे तो श्रमिकों का भी होता है, निजी संपत्ति में निजी स्वामित्व रहता है वहां पर। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ समानता का क्या रहता है? भाव रहता है। तो ये चौथी थी शोषण का भाव। पांचवी देखिए समानता। कौन सी है? समानता। चलिए देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था में राज्य की संपूर्ण संपत्ति सरकार की होती है। निजी संपत्ति तथा निजी लाभ उद्देश्य यहाँ नहीं होता, अतएव शोषण भी जन्म नहीं लेता तथा समानता स्थापित हो जाती है। अवसरों की समानता तथा लाभ पर समान अधिकार के कारण आर्थिक विषमताएं भी कम पाई जाती है, क्योंकि सबको समान रूप से मिलता है तो समानता पाई जाती है। तो ये थी पांचवी समानता। छठी देखिए पूर्ण रोजगार। कौन सी है? पूर्ण रोजगार। कि समाजवादी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ पर अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है। मानवीय साधनों का पूर्ण एवं सर्वोत्तम उपयोग करने के प्रयास के कारण बेरोजगारी भी दिखाई नहीं पड़ती। अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार होता है तो यहाँ पे बेरोजगारी नहीं रहती, क्योंकि मानवीय साधनों में पूर्ण रोजगार पाया जाता है, सर्वोत्तम उपयोग रहता है, वो सारे प्रयास रहते हैं, तो यहाँ पे बेरोजगारी नहीं होती, दिखाई नहीं देती। तो अर्थव्यवस्था में क्या रहता है? पूर्ण रोजगार रहता है। तो ये छठी थी पूर्ण रोजगार। चलिए सातवीं ठोस उद्देश्य। कौन सी है? ठोस उद्देश्य यानी कड़क उद्देश्य। समाजवादी अर्थव्यवस्था उद्देश्यों के साथ कार्य करती है। अर्थव्यवस्था के उद्देश्य निश्चित होते हैं। उन उद्देश्यों की समाज द्वारा पूरी तरह से व्यवस्था कर दी जाती है तथा योजना अनुसार इनको प्राप्त करने के लिए कार्य किए जाते हैं। तीव्र औद्योगिकरण, जीवन स्तर में वृद्धि करना, पूर्ण रोजगार स्थापित करना, धन आय की असमानताओं को कम करना आदि समाजवादी अर्थव्यवस्था के क्या होते हैं? प्रमुख उद्देश्य होते हैं। तो ये इस प्रकार सातवीं थी ठोस उद्देश्य। आठवीं होती है प्रतियोगिता का अभाव, क्योंकि कंपटीशन समाजवादी अर्थव्यवस्था में पाया नहीं जाता। प्रतियोगिता का निजी रहती है तो कंपटीशन रहता है। प्रतियोगिता का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है, कमी पाई जाती है। कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्रमुख उद्यमी सरकार या केंद्रीय नियंत्रण होने के कारण अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता का भाव पाया जाता है। गल्ला काट प्रतियोगिता के स्थान पर यहाँ पर सरकारी एकाधिकार दिखाई पड़ता है। वहां पे कोई दुकानदार में गल्ला काट प्रतियोगिता नहीं रहती, तो सरकारी एकाधिकार दिखाई पड़ता है। तो ये थी आपके प्रतियोगिता का अभाव। 9 नंबर है आधारभूत भारी उद्योगों का विकास। आधारभूत भारी उद्योगों का आधारभूत भारी उद्योगों का विकास। देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था पूर्णतः नियंत्रित एवं नियोजित होने के कारण भारी उद्योगों एवं आधारभूत उद्योगों का विकास क्या होता है? तेजी से होता है। तो ये थी 9वीं आधारभूत उद्योगों का भारी उद्योगों का विकास, आधारभूत भारी उद्योगों का विकास। अब लास्ट है सामाजिक सुरक्षा। 10 नंबर है लास्ट विशेषता। कौन सी है? सामाजिक सुरक्षा। देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकारी नियंत्रण होने के कारण प्रत्येक नागरिक को भूख, बीमारी, दुर्घटना आदि से सामाजिक सुरक्षा मिलती है। समाजवाद का उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण होता है। तो ये इस प्रकार से 10वीं थी सामाजिक सुरक्षा। तो अपनी अर्थव्यवस्था का समाजवाद अर्थव्यवस्था का अर्थ देख लिया, परिभाषा देख ली और विशेषताएं देख ली। अब देखते हैं इसके गुण या लाभ। आपने नोट कर ली होगी। चलिए
क्या देख रहे हैं अपन, समाजवादी अर्थव्यवस्था के गुण या लाभ, मेरिट्स या डी मेरिट्स देख रहे हैं, फिर अपन इसके दोष भी देखेंगे। समाजवादी अर्थव्यवस्था के गुण या लाभ, एडवांटेज और मेरिट्स ऑफ सोशलिज्म इकोनॉमी। एडवांटेज तो मतलब हो गए आपके लाभ, फायदे, और कौन से, और आपके मेरिट्स। सोशलिज्म इकोनॉमी। चलिए, जैसे इसकी विशेषताएं अपन ने देखी थी, विशेषताएं इनकी निम्न थी। और इनके गुण या दोष भी क्या है, निम्न। एक नंबर से चलते हैं, निम्न गुण या दोष। पहला देखो, आर्थिक साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग। आर्थिक साधनों का श्रेष्ठतम क्या है, आर्थिक साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग। चलिए देखिए, आर्थिक साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग, इसके अंदर अपन देख रहे थे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में समस्त प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का उपयोग केंद्रीय नियोजन द्वारा किया जाता है। समाजवाद में केंद्रीय नियोजन का उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा होता है। तो ये पहला था, आर्थिक साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग। दूसरा देखो, व्यापार चक्रों से मुक्ति। तो व्यापार चक्रों से मुक्ति, देखिए कि समाजवादी अर्थव्यवस्था नियोजित अर्थव्यवस्था है, अतएव मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की तुलना में यहाँ अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव कम आते हैं। सरकार सामाजिक सुरक्षा एवं अधिकतम कल्याण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक नियोजित तरीके से साधनों का उपयोग करती है, अतएव तेजी मंदी आने की संभावना भी क्या रहती है, कम रहती है, क्योंकि व्यापार के जो जितने भी चक्कर रहते हैं इन सबसे इनको क्या रखती है, दूर रखती है, मुक्त रखती है। तो इस प्रकार दूसरा गुण था व्यापार चक्रों से मुक्ति। तीसरा देखो, तेजी से आर्थिक विकास। तेजी से आर्थिक विकास, इस अर्थव्यवस्था का मुख्य निर्णायक योजना प्राधिकरण होता है, जो अर्थव्यवस्था के संसाधनों को कुशलता के साथ समन्वित करता है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था के विकास की गति तेजी से बढ़ती जाती है। आर्थिक विकास में सभी की सहभागिता से इसका एक कारण है, तो इसमें तेजी से आर्थिक विकास भी पाया जाता है। तो 3 नंबर थी अपने तेजी से आर्थिक विकास। 4 नंबर है मूलभूत समस्याओं का बेहतर हल। मूलभूत समस्याओं का क्या है, बेहतर हल। देखिए, इस अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन हो, कितनी मात्रा में हो आदि समस्याओं का हल केंद्रीय नियोजन द्वारा किया जाता है। यहाँ पर सरकार को यह पूर्ण स्वतंत्रता है कि समाज के हित को ध्यान में रखते हुए साधनों का कुशलतम प्रयोग कर आवश्यक पदार्थों तथा सेवाओं का, कि इनको पता रहता कि कितनी मात्रा में क्या उत्पादन हो, इन सब में इनका हल केंद्रीय नियोजन द्वारा किया जाता है। आदि समस्याओं का यहाँ पर सरकार को यह पूर्ण स्वतंत्रता रहती है कि समाज के हित को ध्यान में रखते हुए साधनों का कुशलतम प्रयोग कर आवश्यक पदार्थों तथा सेवाओं का उत्पादन वास्तविक आवश्यकता अनुसार करे। तो 4 नंबर था मूलभूत समस्याओं का बेहतर हल। 5 नंबर देखिए, संतुलित विकास।
संतुलित विकास। कि इस अर्थव्यवस्था में नियोजन प्राधिकरण का उद्देश्य आर्थिक विकास करना तो होता है, परंतु साथ ही साथ प्राधिकरण का यह भी प्रयास होता है कि राज्य का आर्थिक विकास संतुलित हो, राज्य के सभी प्रदेश क्षेत्र संतुलित रूप से विकसित हो। तो संतुलित विकास होता है। 6 नंबर देखिए, वर्ग संघर्ष रहता है, शोषण नहीं। वर्ग संघर्ष वर्ग संघर्ष और क्या, शोषण नहीं। चलिए देखिए, वर्ग संघर्ष शोषण नहीं, वर्ग संघर्ष शोषण नहीं। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल आधार समानता है। यहाँ पर पूंजीपति एवं निर्धन वर्ग अलग अलग नहीं होता। आर्थिक विकास में केवल एक ही वर्ग की सहभागिता नहीं होती, सभी वर्गों की समान सहभागिता होती है। अतएव यहाँ पर पूंजीवाद की तरह से हड़ताल, तालाबंदी आदि नहीं होती, क्योंकि निजी स्वामित्व का रहता है। तो सरकारी हस्तक्षेप में यहाँ पर तालाबंदी, हड़ताल ये सब नहीं होती। तो इस प्रकार वर्ग संघर्ष शोषण नहीं है। तो ये अपनी वर्ग संघर्ष और शोषण नहीं, ये छठा गुण हो गया। तो कौन सा था, वर्ग संघर्ष या शोषण नहीं। अब अंतिम लास्ट बचा है वर्ग संघर्ष और शोषण नहीं के बाद का आर्थिक समानता। कौन सा है, आर्थिक समानता। साथ साथ में नोट करते रहिए। आर्थिक समानता। चलिए देखते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में आय एवं धन की असमानता नहीं होती, क्योंकि आय के वितरण का निर्णय यहाँ केंद्रीय संगठन के द्वारा लिया जाता है। धनी वर्गों पर कर की मात्रा अधिक होती है, जबकि अल्प आय वर्ग की उन्नति के लिए निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध रहती है। कि अल्प आय की उन्नति के लिए निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध रहती है। धनी वर्ग पर कर की मात्रा अधिक होती है, जबकि अल्प आय वर्ग की उन्नति के लिए निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध होती है। तो आर्थिक समानता में समाजवादी अर्थव्यवस्था में आय एवं धन की असमानता नहीं होती, क्योंकि आय के वितरण का निर्णय यहाँ केंद्रीय संगठन के द्वारा लिया जाता है। धनी वर्ग पर कर की मात्रा अधिक होती है, जबकि अल्प आय वर्ग की उन्नति के लिए निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध होती है। तो ये इस प्रकार से आर्थिक समानता के साथ इसके गुण या लाभ थे, आपके आई होप समझ में आए होंगे। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक टॉपिक और बचा है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में कुछ फायदे दिखा दिए, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था की कुछ कमियां भी दिखाएंगे, कुछ दोष भी दिखाएंगे। तो अपन कुछ दोषों का भी इस वीडियो में अध्ययन करते हैं। पहले इनको नोट कर लेना, फिर अपन इसके दोष पे चलते हैं, डीमेरिट्स चलते हैं। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। समाजवादी अर्थव्यवस्था के दोष। Demerits of socialism. Demerits of socialism economy. सोशलिस्ट लिख दो, चाहे सोशलिज्म लिख दो, सोशलिस्ट लिख दो, सोशलिस्ट इकोनॉमी। चलिए देखते हैं, दोस्त की शुरुआत करते हैं। कि अनेक अर्थशास्त्री थे, जिनमें रॉबिन्स, डिकिंस, जॉर्ज होम, जिसमें रॉबिन्स था, डिकिंस था, जॉर्ज होम था, और था मॉरिस डाव आदि, जो इस अर्थव्यवस्था की कड़ी आलोचना करते हैं। कि अनेक अर्थशास्त्री थे, जिनमें रॉबिन्स, डिगिंस, जॉर्ज होम, मॉरिस डाव आदि है, जो इस अर्थव्यवस्था की कड़ी आलोचना करते हैं। तो कई दोष बताए हैं, जो कि क्या है, जो कि है निम्न है। तो पहले दोष के साथ अपन
चलते हैं। चलिए पहला दोष देखिए, उत्पादन के साधनों का दोषपूर्ण वितरण। उत्पादन के साधनों का दोषपूर्ण वितरण। चलिए कि प्रोफेसर हाइक ने लिखा है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में साधनों का वितरण मूल तंत्र के अभाव में मनमाने ढंग से होता है। इनका मूल आधार यह है कि मूल तंत्र उत्पादन के साधनों का वितरण स्वतः ही महत्वपूर्ण उपयोगों में कर देता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में स्वतंत्र बाजार व्यवस्था न होने से मूल तंत्र प्रणाली के अभाव में साधनों का वितरण विवेक ढंग से नहीं होता। आधुनिक अर्थशास्त्री में जिनमें प्रोफेसर लांगे टेलर का मानना है कि पूंजीवाद में तो मूल तंत्र सैद्धांतिक दृष्टि से माना जाता है, जबकि व्यवहार में साधनों का वितरण समाजवादी अर्थव्यवस्था में नियोजित एवं उपयुक्त होता है। तो इस प्रकार से ये था उत्पादन के साधनों का दोषपूर्ण वितरण। अब रहता है उपभोक्ता की सार्वभौमिकता का अंत। उपभोक्ता की सार्वभौमिकता का अंत। उपभोक्ता की सार्वभौमिकता का अंत क्या? देखिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता मांग पक्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु समाजवाद में उपभोक्ता का प्रभुत्व प्राय समाप्त हो जाता है। क्या उत्पादन हो, कितनी मात्रा में हो का निर्णय यहाँ पर केंद्रीय नियोजन द्वारा तय किया जाता है। केंद्रीय नियोजन उपभोक्ता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेती है, परंतु उपभोक्ता जिन वस्तुओं सेवाओं को वास्तविक रूप से चाहते हैं वे इस अर्थव्यवस्था में उपलब्ध नहीं होते। जो उत्पादन के निर्णय केंद्रीय नियोजन द्वारा तय किया जाता है वह सभी वर्ग को स्वीकार करना होता है। इस प्रकार से उपभोक्ता की सार्वभौमिकता का भी अंत रहता है। तीसरा है व्यक्तिगत प्रेरणा का अभाव। 3 नंबर देखिए, व्यक्तिगत प्रेरणा का क्या पाया जाता है? अभाव। व्यक्तिगत प्रेरणा का अभाव पाया जाता है। देखिए कि व्यक्तिगत लाभ तथा निजी संपत्ति रखने का अधिकार दोनों ऐसे तत्व हैं जो मनुष्य को अधिक कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में इन दोनों तत्वों का अभाव पाया जाता है। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था में नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, तो इस प्रकार से व्यक्तिगत प्रेरणा का अभाव पाया जाता है। फिर रहता है उत्पादकता और कुशलता का अभाव। 4 नंबर है। उत्पादकता और किसका अभाव पाया जाता है? कुशलता का अभाव। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादक का उद्देश्य लाभ अधिकतम रहता है, अतएव वह न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन कुशलता से करने का प्रयास करता है। परंतु समाजवादी अर्थव्यवस्था में न तो साधनों का विवेकपूर्ण वितरण होता है और न ही व्यक्तिगत लाभ की प्रेरणा होती है, जिससे इस अर्थव्यवस्था में उत्पादकता एवं कुशलता का अभाव पाया जाता है। ये था उत्पादकता और कुशलता का अभाव। 5 नंबर है नौकरशाही। नौकरशाही देखिए कि सरकारी समाजवादी अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण दोष नौकरशाही का होना है। इस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय संगठन निर्णय करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तंत्र होता है। इसके निर्णय लागू करने हेतु कर्मचारी लगाए जाते हैं जिनका कोई निजी हित नहीं होता। पदोन्नति का आधार भी वरिष्ठता होती है, न कि योग्यता कुशलता। इस कारण इस अर्थव्यवस्था में नौकरशाही लाल फीताशाही का बोलबाला होता है। भ्रष्टाचार फैलता है। नवीन जोखिम लेने की प्रेरणा अर्थव्यवस्था में न होने से विकास को तीव्र गति नहीं मिलती। यद्यपि अब इन अर्थव्यवस्था में इन दोषों के निवारण के प्रयास किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से 5 नंबर रहता है नौकरशाही लास्ट। और क्योंकि नौकरशाही भी यहाँ पर बहुत पाई जाती है, तो इस प्रकार ये 5 नंबर आपके नौकरशाही की इन्होंने बता दिया कि लाल फीताशाही का बोला पाला रहता है नौकरशाही का।
तो ये थी 5 नंबर नौकरशाही। अब 6 नंबर लास्ट अंतिम दोष है सत्ता का केंद्रीकरण। सत्ता का केंद्री कौन सा है? सत्ता का केंद्रीकरण। देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ विद्वान यह भी मत रखते हैं कि यहाँ पर अत्यधिक केंद्रीकरण तथा नियोजन प्रणाली होने के कारण मानव शक्ति का दुरुपयोग होता है। जो मानव शक्ति सीधे सीधे उत्पादन कार्यों के लिए लगाई जा सकती है, उस मानव शक्ति को योजना बनाने, गणना करने, क्रियान्वयन की देखभाल करने में लगाया जाता है। वास्तव में इसे दोष नहीं कह सकते। ये तो इस प्रणाली को अधिक संवेदनशील एवं प्रभावी बनाने के लिए मानव शक्ति का नियोजन है। इस प्रकार से सत्ता का केंद्रीकरण। तो इस प्रकार अपने समाजवादी अर्थव्यवस्था के दोष कंप्लीट हो चुके हैं। 6 दोष थे: उत्पादन के साधनों का दोषपूर्ण वितरण, उपभोक्ता की सार्वभौमिकता का अंत, व्यक्तिगत प्रेरणा का अभाव, उत्पादक कुशलता का अभाव, नौकरशाही, सत्ता का केंद्रीकरण। और कई अपन ने इसकी विशेषताएं और गुण भी देखे थे कि इसकी विशेषताओं में अपन ने देखा था सरकारी स्वामित्व, केंद्रीय नियोजन, अधिकतम सामाजिक कल्याण का उद्देश्य, शोषण का अभाव, समानता, पूर्ण रोजगार, ठोस उद्देश्य और प्रतियोगिता का अभाव, आधारभूत भारी उद्योगों का विकास, सामाजिक सुरक्षा। फिर गुण में देखे थे आर्थिक साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग, व्यापार चक्रों से मुक्ति, तेजी से आर्थिक विकास, मूलभूत समस्याओं का बेहतर हल, संतुलित विकास, वर्ग संघर्ष, शोषण नहीं और आर्थिक समानता। इस प्रकार दोष थे: उत्पादन के साधनों का दोषपूर्ण वितरण, उपभोक्ता की सार्वभौमिकता का अंत, व्यक्तिगत प्रेरणा का अभाव, उत्पादक कुशलता का अभाव, नौकरशाही और सत्ता का केंद्रीकरण। तो अर्थ भी देखा, परिभाषा भी देखी और लेफ्ट विच के शब्दों में भी अपन इस परिभाषा को देखा, समाजवादी और नियोजित अर्थव्यवस्था की। अब इसका एक छोटा सा बचा है निष्कर्ष, उसके बाद में ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। निष्कर्ष आपको सिर्फ समझने की जरूरत है, तो इसके बारे में ओनली आप समझ लेना। यहाँ पे लिख देती हूं मैं। ठीक है, क्या आपके निष्कर्ष? चलिए निष्कर्ष कि यद्यपि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक समाजवादी अर्थव्यवस्था की कटु आलोचना करते हैं, परंतु ये वास्तविकता से परे है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तुलना में समाजवादी अर्थव्यवस्था के दोष कम भयावह है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी, स्फीति दीर्घकालीन समस्या, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में इन्हें नियंत्रित रखा जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में कीमत स्थिरता नहीं पाई जाती, परंतु समाजवादी अर्थव्यवस्था में कीमत स्थिरता पाई जाती है। प्रोफेसर सुम्पीटर ने लिखा है, समाजवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से श्रेष्ठ है क्योंकि समाजवाद में राजकीय प्रबंध में उत्पादन कुशलता और साधनों का अधिक विवेकपूर्ण उपयोग होता है, व्यापार चक्रों का अभाव पाया जाता है, एकाधिकारी प्रवृत्तियों का समापन होता है, आर्थिक विषमताएं कम होती है, बेकारी एवं शोषण का अंत होता है। वर्तमान में समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं में भी परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। प्रशिक्षण, सत्ता के विकेंद्रीकरण तथा विकास हेतु नवाचार तथा सीमित व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं पर बल दिया जा रहा है। कि दोनों के बीच में आपको अंतर बताएंगे पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। तो इन्होंने निष्कर्ष के रूप में ये बता दिया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों एक दूसरे से क्या परे है, दोनों एक दूसरे से अलग अलग है, दोनों में भिन्नता पाई जाती है। जैसे इन्होंने बताया कि यद्यपि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक समाजवादी अर्थव्यवस्था की कटु आलोचना करते हैं, यद्यपि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक समाजवादी अर्थव्यवस्था की कटु आलोचना करते हैं, परंतु ये वास्तविकता से परे है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तुलना में समाजवादी अर्थव्यवस्था के दोष कम भयावह है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी, स्फीति दीर्घकालीन समस्या, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में इन्हें नियंत्रित रखा जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत स्थिरता नहीं पाई जाती, परंतु समाजवादी अर्थव्यवस्था में कीमत में स्थिरता पाई जाती है। प्रोफेसर सुम्पीटर ने लिखा है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से श्रेष्ठ है क्योंकि समाजवाद में राजकीय प्रबंध में उत्पादन कुशलता और साधनों का अधिक विवेकपूर्ण उपयोग होता है, व्यापार चक्रों का अभाव पाया जाता है, एकाधिकारी प्रवृत्तियों का समापन होता है, आर्थिक विषमताएं कम होती है, बेकारी एवं शोषण का अंत होता है, बेकारी एवं शोषण का अंत होता है। वर्तमान में समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। प्रशिक्षण, सत्ता के विकेंद्रीकरण तथा विकास हेतु नवाचार तथा सीमित व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल दिया जा रहा है। कि बोल रहे हैं कि प्रशिक्षण, सत्ता के विकेंद्रीकरण तथा विकास हेतु नवाचार तथा सीमित व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल दिया जा रहा है। तो लास्ट में अंत में इन्होंने यही बता दिया कि प्रशिक्षण, सत्ता के विकेंद्रीकरण तथा विकास हेतु नवाचार तथा सीमित व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल दिया जा रहा है। इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो आज अपन ने इस टॉपिक में समाजवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ देख लिया
मीनिंग देख ली, विशेषताएं देख लिए, गुण देख लिए, लाभ देख लिए और दोष देख ली, कमियां देख ली। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये भी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फिर अपने उत्पादन के साधनों और स्वामित्व के आधार पर कंप्लीट हो जाएगा। फिर विकास के स्तर के आधार पर अपन पढ़ते रहेंगे। तो अपना आज तो चल रहा था ये उत्पादन के साधनों के आधार पर या स्वामित्व के आधार पर। तो पहली तो अपन ने पढ़ ली पूंजीवादी, दूसरी अपन ने पढ़ ली आज समाजवादी, और तीसरी अपन पढ़ेंगे कौन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अपन ये तीन अपने को ये क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। तो अपन ने देख ली पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, कौन कौन सी, पूंजीवादी और मिश्रित और समाजवादी। तो चलिए अब अपन नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। अपना नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहेगा, अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसका अपन मीनिंग पढ़ेंगे, जिसके अपन अर्थ, विशेषताएं, गुण, लाभ, दोष इसमें अपन कंप्लीट करेंगे, फिर आगे देखेंगे। ठीक है, ओके, चलिए अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के साथ। अर्थ, मीनिंग, अर्थ, परिभाषा, लाभ, गुण, विशेषताएं, लाभ, गुण, दोष, कमियां के साथ। ओके, चलिए थैंक यू सो मच। जय श्री बालाजी की आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।